अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ाद। इस बरे-सग़ीर ने 1857 से लेकर 1947 तक वो तारीख रकम की जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। स्टोरी ऑफ पाकिस्तान में आप देखेंगे कि किस तरह सिर्फ 90 सालों में मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस लाजवाल दास्तान में किन मुस्लिम रहनुमाओं ने अपना कलीदी किरदार अदा किया, और जानेंगे वो छोटी छोटी कहानियां जो आज से पहले किसी ने नहीं सुनी। सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों को बेदार करना, मुस्लिम लीग का कयाम, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अरूजो जवाल, इकबाल का अनमोल तसव्वुर और मोहम्मद अली का जिना से लेकर कायदे आजम का सफर, लाहौर में रक्कत आमेज मनाजिर और फिर तुलुए सुबह आजादी, ये सब आप जानेंगे इस सीरीज में। इसके साथ साथ हिस्सा होगी एक 7th स्पेशल एपिसोड जो सिर्फ कश्मीर पे होगी, इसलिए कि जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है, इसी तरह स्टोरी ऑफ पाकिस्तान कश्मीर के जिक्र के बगैर अधूरी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की कहानी कब और कहां शुरू हुई और कौन से अहम किरदार इस कहानी का हिस्सा रहे। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की कहानी का आगाज 1857 में हुआ। इस कहानी के इस दौर के 2 अहम किरदार बहादुर शाह जफर और सर सैयद अहमद खान थे। But before moving forward, I'm going to tell you something very tragic, which is part of this story. The last Mughal emperor. When he was arrested by the East India Company, the next day उनको नाश्ते की मेज पे लाया गया, और वो शख्स जो एक रात पहले एम्परर था, जब उसके सामने एक ट्रे रखा गया तो उसे देखकर बहादुर शाह जफर की चीख निकल गई। ऐसी और भी बहुत सी चीखें हिंदुस्तान की हर गली से सुनाई दी। ऐसा क्या था उस ट्रे में, और क्यों कुछ सालों बाद बरे-सग़ीर के मुसलमान जब भी खाना बनाते तो एक मुट्ठी आटा अलग कर देते। कहां जाता था वो आटा, ये सब कुछ आप जानेंगे इस किस्त के आखिर में। लेकिन 57 के बाद बरतानिया की हुकूमत ने बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया था हिंदुस्तान में। जो बगावत हुई थी वो फौज में हुई थी पहले। जिन फौजियों ने बगावत की सबको उन्होंने कत्ल किया, फांसियां दी, और जो भागने की कोशिश की वो पकड़ के उन्होंने, कोई कोर्ट मार्शल नहीं था, वो सामने गोली मार दो। जो कुछ किसी ने बताया कि ये आदमी शामिल था, ये आदमी शामिल था, तो उनके पास रस्से कम पड़ गए, दरख्त कम पड़ गए, और ऐसी उस वक्त की पेंटिंग मौजूद है जिससे मालूम होता है कि कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे लाशें टंगी हुई ना हो, और कई दिन तक वहाँ लटकी रही। बड़ा बर्बरियत का जो एक मुजाहरा था वो किया गया ताकि दहशत फैले और आइंदा लोग अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज न उठा सके। So now we know how brutal was British Raj and why Sir Syed Ahmad Khan felt that he has to do something for his fellow Muslims. अगर सर सैयद अहमद खान वो सब ना करते जो उन्होंने किया तो आज पाकिस्तान ना होता। अच्छा, फिर इसी दौर में हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के लिए एक रोशनी का मीनार नजर आते हैं। अंग्रेजों से मुतालबा करते थे कि मुसलमानों को सरकार में नौकरियां दी जाए, आपने इस कौम को नुमाइंदगी देनी है, नहीं देंगे तो वही असबाब पैदा होंगे बगावत वाले, ये आपके वफादार नहीं होंगे, इनका हक दे, इंसाफ करें, इंसाफ का तकाजा है। देखिए, उससे पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मुसलमानों के साथ
पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कोई ज्यादती हो रही है, या ये रियलाइजेशन भी कि आपकी को पैरिटी में नहीं डील किया जा रहा एक सोसाइटी के अंदर, इसको कहने के लिए भी तो एक कॉन्शियसनेस की जरूरत थी, एक विजन की जरूरत थी, एक थॉट की जरूरत थी। ही वाज द वन जिसने वो थॉट हमें दी उस वक्त। सर सैयद अहमद खान ने एक रिसाला लिखा, असबाब बगावत हिंद। उन्होंने सोचा कि जो मुसलमानों को ये जो पावर स्ट्रक्चर है उससे बिल्कुल एक्सक्लूड किया जा रहा है। अगर मुसलमान पावर स्ट्रक्चर में नहीं आता ये तो बहुत पीछे रह जाएगा, और देखें हिंदू आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा ये तालीम के बगैर नहीं हो सकता। सो उन्होंने पूरी एक तारीख चलाई, मुसलमान मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, हिंदुस्तान के कोने कोने में तबलीग की कि आप तालीमी इदारे बनाएं और तालीम हासिल करें, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं हमेशा ये सोचता था कि ऑल इंडिया कांग्रेस तो 1885 में बन गई थी, लेकिन फिर सर सैयद मुसलमानों को सियासत में आने से क्यों रोकते थे? नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई सर सैयद डिडंट वांट मुस्लिम्स टू कम इन पॉलिटिक्स, बिकॉज ही वांटेड देम टू लर्न द रूल ऑफ द गेम। एक अंग्रेज था O.H. होम, उसने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी। जब उसने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी तो सर सैयद अहमद खान ने कहा मुसलमानों को नहीं 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 नहीं, इस पार्टी में नहीं शामिल होना। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बरसगीर पाक व हिंद की तमाम कम्युनिटीज के मसाइल को हल नहीं कर रही, और यहीं से सवाल ये होता है कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कौम को ये कहा कि सियासत में हिस्सा लेने के बजाय अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो आप अपनी तालीम की तरफ हासिल। मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। तो मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद ये था कि जो मगरिब में साइंस पे रिसाले मैगजीन रिसर्च होती है उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुसलमानों में आम किया जाए। सो टीम तो बन गई थी 1906 में, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी था। दिस वाज द होल मूवमेंट, जिसमें बेसिकली उनका ख्याल ये था कि किस तरह से आप अपनी एक आइडेंटिटी को रीअश्योर करें, एक आइडेंटिटी को रेस्टोर करें, और अपनी जो सब्जुगेशन है उसको खत्म करें, उस चीजों को रियलाइज करें एंड कम आउट ऑफ योर सेल्फ आइसोलेशन। Partition of Bengal was the deciding factor for Muslims to understand that Congress is not sincere with the Muslims of India. इस पर हम अगली किस्त पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बी अम्मा कौन थी और कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ताजे बरतानिया ने बड़े सगीर के मुसलमानों को धोखा दिया, और वो कौन नौजवान थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की। पर जाने से पहले जरा कहानी के अंदर की वो कहानी भी सुनते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। जिस वक्त बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो 3 शहजादे उस वक्त मौजूद थे। फिर ये हुआ कि नाश्ते में आप जिस तरह से सुबह को अंग्रेज को ट्रे में आप बिस्किट है, चाय है, नाश्ता रख के देते हैं, तो सुबह के वक्त ट्रे में ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और शहजादे और शहजादियों के सर थे सिर्फ दिल दुखाने के लिए। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया 5-6 महीने के बाद। अब देखें मुकदमा क्या है कि बादशाह है, मालिक है हिंदुस्तान का, उस कह रहे हैं इसने गद्दारी की है। गद्दारी के मुकदमे में उन्होंने उनको उम्र कैद की सजा दी और ये किया कि इसको मुल्क से भी निकाल दो, जलावतन कर दो। क्या इतनी आसानी से सर सैयद ने मुस्लिम कौम को पढ़ा दिया? गाजीपुर में जब मदरसा कायम किया तो उसके लिए चंदा भी तो चाहिए था, कि जो उनके साथ लीडर्स मौजूद थे उनको कहा ठीक है मुसलमान घरानों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, फंड नहीं है, आप इस तरह करें कि 3 टाइम घर का खाना तो पकता है ना, एक आटे की मुट्ठी एक तरफ खातून खाना डाल, और हर महीने सर सैयद अहमद खान खुद जाते थे हर घर और उसको आटे को कलेक्ट करते। उस आटे को लेके उसको हम देखते हैं कि आटे को कलेक्ट करके उसको बेचा जाता था। बेच के जो पैसे हासिल होते थे वो इन स्कूलों की उस पे लगाया जाता था। एक झोंका आखिर तूफान बना था।
जाना था।